नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज का लेख बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, जिसमें हम लोग GS2 के लिए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। तो आइए जानते हैं क्या है आज के लेख में। तो वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की तलाश है। तो अभी गैलप द्वारा क्या हुआ है, तो दुनिया में खुशहाली का एक सर्वेक्षण आया है। किसका? तो गैलप क्या करता है, तो खुशहाली का एक सर्वेक्षण आया है। इसमें क्या है, तो फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, जबकि भारत में युवा सबसे ज़्यादा क्या है, तो दुखी हैं। भारत में जो युवा है सबसे ज़्यादा दुखी हैं। आगे देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरुजनों और वरिष्ठ नागरिकों का हमेशा से सम्मान किया जाता रहा है। यह व्यक्ति को बचपन से ही घुट्टी में पिला दिया जाता रहा है, मगर जमाने ने अपने तेवर कुछ यूँ बदले। आधुनिकता का एक नया सैलाब कुछ यूँ उमड़ना कि वृद्धजन उसमें कहीं पीछे रह गए हैं। तो कौन पीछे रह गया है? तो वृद्धजन पीछे रह गए हैं। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जमाने ने अपने नए नए तेवर दिखा रहे हैं या बदल रहे हैं, और आधुनिकता का एक नया सैलाब आ गया है, तो वृद्धजन उसमें बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। जिस प्रकार की आर्थिक मंदाहाली खेती से लेकर उद्योगों तक बार बार दस्तक देने लगती है, उसमें यह भी लगता है कि देश के युवा भी असमय बूढ़े हो जाएंगे। अभी गैलप द्वारा दुनिया में खुशहाली का एक सर्वेक्षण आया है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि खुशहाली का सर्वेक्षण कौन जारी करता है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो गैलप के द्वारा। तो उसमें क्या रैंक रहती है, ये प्रीलिम का क्वेश्चन रहता है, कौन खुशहाल देश है। 3 दे देगा, अंतिम पूछ देगा, या 3 शुरू का पूछ देंगे। तो अभी उसमें फिनलैंड क्या है, तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। कौन? तो फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। भारत में युवा सबसे ज़्यादा दुखी हैं। खुशहाली और जीवन संतोष के मामले में भारत दुनिया के 143 देशों में 126वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 126वें स्थान पर है, 143 देशों में। यह माध्यम आयु वर्ग के लोग तो फिर भी संतुष्ट हैं, लेकिन न 30 साल से कम उम्र के युवा खुश हैं, न देश के वरिष्ठ नागरिक व्यवस्थित ढंग से जीवन जी पा रहे हैं। कौन? तो 30 साल से कम उम्र के लोग क्या कर रहे हैं, तो 30 साल से कम उम्र के लोग युवा क्या है, खुश हैं, और न ही देश के वरिष्ठ नागरिक व्यवस्थित ढंग से जीवन जी पा रहे हैं। बेशक LSI एजिंग स्टडी इन इंडिया का एक सर्वेक्षण आया। किसका? तो एजिंग स्टडी इन इंडिया का एक सर्वेक्षण आया है, जिसमें क्या बताया गया है, तो कहा गया है कि देश में 96% बुजुर्गों से दुर्व्यवहार नहीं होता और 98% बुजुर्ग अपने जीवन से संतुष्ट है। कितने परसेंट? तो 96% बुजुर्गों से व्यवहार नहीं होता और 98% बुजुर्ग अपने जीवन से क्या है, तो संतुष्ट है। ऐसा विरोधाभास क्यों है? शायद इसलिए कि हमारे देश के बुजुर्गों का अध्यात्म, धर्म और संतोष का सहारा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? किसका सहारा मिल जाता है? तो अध्यात्म, धर्म और संतोष का सहारा मिल जाता है। यह विडंबना जाहिर है कि भारत के 74% बुजुर्ग आज शारीरिक रूप से सक्रिय हैं। देश की औसत आयु में 8 वर्ष की वृद्धि हो गई है। कितना? तो देश के औसत आयु में क्या हुआ है, तो 8 वर्ष की वृद्धि हो गई है, लेकिन 79% के पास क्या है, तो स्वास्थ्य बीमा नहीं है। 79% के पास क्या है, तो स्वास्थ्य बीमा नहीं है। देश के बुजुर्गों की बात करें तो कोविड महामारी के बाद जब मंदी हटी तो उम्मीद थी कि उत्पादन और निवेश में वृद्धि होगी, बेकार हो गए लोगों को काम मिलेगा, भुखमरी से लेकर बीमारी तक से छुटकारा मिल जाएगा। जो आंकड़े सामने आ रहे थे वे भी आश्वस्त करते थे कि पिछले दशक में भारत विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में 10वें से 5वें स्थान तक आ गया। 2-3 वर्षों में तीसरे स्थान तक पहुंचने को है। क्या है? तो 2-3 वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंचने को है। मगर शिकायत थी कि देश के वरिष्ठ नागरिक, क्या था शिकायत, तो देश के वरिष्ठ नागरिक को यह सब नहीं मिल पा रहा है जो खुशहाल भारत में उन्हें मिलना चाहिए। बीमारियां भी वृद्धों को घेरती हैं। सरकार ने आयुष्मान योजना तो शुरू कर दी, लेकिन उसमें 5 लाख रुपए वार्षिक आय तक की सीमा रेखा ने तो बहुत से वृद्धों को इस सुविधा से बाहर कर दिया। तो आयुष्मान योजना कब आया था? तो 2018 में। आप लोग एग्जैक्ट डेट कमेंट करिए कब आया था आयुष्मान योजना। इसमें क्या थी, क्या क्या थी बुजुर्गों के लिए, या क्या उसमें हेल्थ में क्या था, किसके लिए कितना पैसे देने की बात कही गई है, इस योजना में क्या है, आप लोग जरूर कमेंट करिए। तो आइए देखते हैं फिर क्या कर रहे हैं इसमें आगे लेखक। तो आयुष्मान योजना तो शुरू कर दी, लेकिन उसमें 5 लाख रुपए वार्षिक आय तक की सीमा रेखा ने बहुत से वृद्धों को इस सुविधा से बाहर कर दिया। मगर अब भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में वृद्धों को भी यथोचित
सूद ली गई है। एक मानवीय फैसले में कहा गया है कि अब देश के 70 से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। क्या होगा? तो 70 से जो अधिक आयु के बुजुर्ग हैं उनका क्या होगा? तो मुफ्त इलाज होगा। यानी जो भी इस उम्र के ऊपर बुजुर्ग हैं जिनकी औसत संख्या आयु बढ़ने के कारण बढ़ रही है, बेइलाज नहीं रहेंगे। क्या होगा? तो बेइलाज नहीं रहेंगे, इन लोगों का इलाज हो ही जाएगा। जिसमें यह भी कहा गया है कि चाहे बदलते हुए भौतिक मूल्यों के कारण उनके नाते रिश्तेदार उनकी परवाह करें या न करें, वंचितों के लिए आयुष्मान चिकित्सा योजना तो पहले से शुरू है, लेकिन अब इसमें वृद्धजनों की स्पष्ट परवाह उनके संतोष और उनकी खुशी में वृद्धि कर सकती है और वे आने वाले समय में अपने आप को क्या करेंगे? तो सुरक्षित या संरक्षित महसूस कर सकते हैं। मगर ऐसा माहौल भारत में बन जाएगा, इसके बारे में प्राचीन संस्कृति की तलाश में जुटे भारत के लिए एक चिंतनीय बात है। आगे देखते हैं। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत के वृद्धों को देखें तो पाते हैं कि चाहे भारत के 3/4 बुजुर्ग शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, जैसा कि एजिंग स्टडी इन इंडिया भी बताती है। क्या है एजिंग स्टडी इन इंडिया क्या बता रही है? तो बता रही है कि भारत में 3/4 बुजुर्ग क्या है? शारीरिक रूप से सक्रिय हैं। कितने? तो 3/4 क्या है बुजुर्ग? क्या है? तो ये सक्रिय हैं। और कौन बता रहा है? तो एजिंग स्टडी इन इंडिया। लेकिन उनके उचित इस्तेमाल के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था में सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता। विश्व में तो बहुत से देशों में जब तक वृद्ध शारीरिक रूप से सक्षम, बौद्धिक रूप से चैतन्य है, तो उनका इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक मूल्यों को बेहतर स्थापना के लिए किया जाता है। अमेरिका में इस बार भी जो 2 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की दौड़ में, उनकी आयु 80 के आसपास है। कितना है उनकी आयु? तो 80 के आसपास है। लेकिन भारत में तो 58 वर्ष की आयु में लोग सेवानिवृत्त किए जाते हैं। देश की बेकारी का समाधान भी इसी में ढूंढा जा रहा है कि सेवानिवृत्ति की इस आयु को घटा दिया जाए। इस तरह बहुत सारे सक्रिय लोग जो देश के विकास कार्यों में अपना बौद्धिक और शारीरिक योगदान देकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उन्हें निष्क्रिय बनाकर बिठा दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी ने केंद्रीय स्तर पर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक कर दी है। कितना? तो 65 वर्ष कर दी गई है। लेकिन पंजाब सहित कई राज्यों में यह नियम लागू नहीं होता। न्यायालयों से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तो अनेक जांचों आदि में समाहित कर लिया जाता है, मगर सामान्य नौकरियों से मुक्त हुए लोग हाथ पर हाथ धरे बैठने को विवश होते हैं। समाजचेता कहते हैं कि देश के सही निर्देश में उचित योगदान देने के लिए अगर वृद्धों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ा दी जाए तो शायद उनके योगदान से एक और तो समाज को सही दिशा मिल जाए, और दूसरी ओर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघों द्वारा अलग अलग राज्यों में ओल्ड एज पेंशन और नई पेंशन में से चयन के विद्रोही स्वरों को भी कोई मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। किसमें मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा? किसे? तो ओल्ड एज पेंशन और नई पेंशन में क्या होगा? तो विद्रोही स्वरों को कोई मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। अब कहा जा सकता है कि मौजूदा संकल्प पत्र में युवा, महिला, किसान, गरीब के साथ वरिष्ठ नागरिकों की यथोचित परवाह करने का वादा किया जाता गया है। बेशक यह वादा पूरा होना चाहिए। युवाओं को रोजगार मिले, अनुदान या अनुकंपा का आसरा नहीं, महिलाओं को आरक्षण के वादे स्थगित या लंबित न हो, किसानों को उनकी मेहनत का मूल्य मिले, और गरीब या वंचित अमीरों के साथ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने की दौड़ में इतना न पिछड़ जाए कि देश के 10% समर्थ वर्ग के पास तो 90% संपदा हो जाए और 90% वंचित वर्ग के पास केवल 10% संपदा का सहारा। तो 50% महिलाएं ऐसी हैं जो भुगतान के बिना अपनी सेवाएं देती हैं। क्या करती हैं? बिना भुगतान के अपनी सेवाएं देती हैं। कितनी? तो 50% महिलाएं क्या हैं? जो भुगतान के बिना अपनी सेवाएं देती हैं, चाहे घर में दें या बाहर। किसानों का एक वर्ग भरपूर मेहनत के बावजूद कृषि को निवल आय में वृद्धि नहीं कर पाता, क्योंकि वे छिपे हुए बेरोजगार हैं। उन्हें कृषि फसलों के विनिर्माण की ओर मोड़ देना चाहिए। लघु और कुटीर उद्योग उनकी आय में योगदान का सहारा दें। इसी प्रकार अगर वृद्धजनों की योग्यता का भी पूरा इस्तेमाल किया जाए तो देश को एक सार्थक रास्ता मिल सकता है। उसका सत्य की पहचान से विचलित होने का डर कम हो जाएगा। जिस नैतिकता या सामाजिक मूल्यों की स्थापना की घोषणाएं आजकल फिर होने लगी हैं, अगर उसे ध्वजवाहक वे बुजुर्ग रहे जिन्हें भारतीय आदर्शों की भली बात पता है, तो कोई कारण नहीं है कि वृद्धों
को एक उपेक्षित वर्ग की तरह भारत में जीने का दुर्भाग्य मिले, उन्हें अपने नाते रिश्तेदार तो संभालने के लिए तैयार नहीं और वृद्धाश्रमों की और स्थापना का भी रिवाज नहीं होगा। अगर यह संकल्प उभरता है तो युवा वर्ग, महिलाएं, किसानों और वंचितों के साथ उपेक्षित पर योग्य वृद्धि नहीं को भी फालतू सामान की तरह निष्कासित नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत उन्हें भी उचित उपचार के साथ उनकी सेहत को संभाल करते हुए देश उसके लिए सक्रिय नागरिक बना दिया जाएगा। फिर देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत के वृद्धों को देखें तो पाते हैं कि चाहे भारत के 3/4 बुजुर्ग क्या है, भारत के 3/4 बुजुर्ग शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, जैसा कि एजिंग स्टडी इन इंडिया भी बताती है, लेकिन उन्हें उनके उचित इस्तेमाल के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था में सही दृष्टिकोण क्या हुआ है तो नहीं अपनाया गया है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बुजुर्गों के काम को या जो है कि जो बुजुर्गों की शारीरिक रूप से सक्रिय है जो क्या है तो नहीं है उतना, तो ये कौन बता रहा है तो एजिंग स्टडी इन इंडिया बता रहा है। तो विश्व में बहुत से देशों में जब तक वृद्ध शारीरिक रूप से सक्षम, बौद्धिक रूप से चैतन्य हैं तो उनका इस्तेमाल क्या किया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक मूल्यों के बेहतर स्थापना के लिए किया जाता है। अमेरिका में इस बार भी 2 उम्मीदवार का है तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की दौड़ में है। उनकी आयु कितनी है, 80 के पास है। तो आज का लेख कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिए और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।